ओम जी नमस्ते जी। केंद्रीय अर्षद के 396वें वेबिनार में स्वागत है। जूम की दिक्कत थी, अब यूट्यूब चालू हो चुका है रिगार्डिंग हमारे कार्यक्रम की। तो आज का विषय है कि गर्मियों के अंदर अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। डॉक्टर सुनील रैजा जीपीए 15 साल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपना संदेश देंगे। सुशील वाले जी आर एस देवनगर के प्रधान आज अध्यक्ष हैं। मैं रविंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा एक बार गायत्री मंत्र का पाठ के एक भजन गीत द्वारा कार्यक्रम शुरू करें। रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए एक प्रभु स्तुति का छोटा सा गीत। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर, आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा। आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा। पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया। पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया। मिल गया सर्वस्व मुझको, मिल गया सर्वस्व मुझको। है नहीं कोई गिला। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। आपके चरणों में आकर, तुम ही हो शक्ति प्रदाता, तुम विधाता सृष्टि के।
तुम ही हो शक्ति प्रदाता, तुम विदाता सृष्टि के। दिव्यता के स्रोत्र हो, मित्र हो हर चित्र के। दिव्यता के स्रोत हो, मित्र हो हर चित्र के। आपका ही यंत्र हूँ मैं, आपका ही यंत्र हूँ मैं। आपका संबल मिला, आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। अब प्रेम डीगरा जी आएंगी एक गीत, उसके बाद जनक अरोड़ा जी भी देख रहा हूँ, शोभा बत्रा जी भी है। आइए प्रेम डीगरा जी। मेरी कुछ बोतलें इकट्ठी हो रही हैं, तो उन्हें ले जानी है। पहले ले गई थी ना रद्दी वद्दी बेचने को, वही मैं कह रही थी। प्रेम डीगरा जी नहीं आ रही तो शोभा बत्रा जी आप आ जाओ, फिर जनक अरोड़ा जी। शोभा बत्रा जी। अनिल जी नमस्कार। आओ माता जनक अरोड़ा जी आइए। मैं नहीं, शोभा बत्रा आना तो वो आ जाए, बाद में बोल। लिखा तो है, आई नहीं अभी, आप आ जाओ एक ही बात। ठीक। एक प्रभु नमस्कार, सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। एक प्रभु भक्ति का गीत। नाम है तेरा पालन करता, कन कन के अंदर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालन करता, कन कन के अंदर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। हो दुख हरता संकट त्राता, हो दुख हरता संकट त्राता, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे प्रीतम प्यारे, कोई नहीं हमारा है। हो दुख हरता संकट त्राता, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे प्रीतम प्यारे, कोई नहीं हमारा है। जो भक्ति में लीन हुआ है, जो भक्ति में लीन हुआ है, उसको दुख क्यों कर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालन करता, कन कन के अंदर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। बिना नेत्र के सब सृष्टि के तुम ही देखने वाले हो। जलचर थलचर नभचर में भी सबके तुम रखवाले हो। बिना नेत्र के सब सृष्टि के तुम ही देखने वाले हो। जलचर थलचर नभचर में भी सबके तुम रखवाले हो। जहाँ पर नाम तुम्हारा जपते, जहाँ पर नाम तुम्हारा जपते, प्रकाश वहाँ दर दर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालन करता, कन कन के अंदर होगा।
रचना तेरी कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जिसने जहाँ पर जन्म लिया है वही भेजते खाने को। जिसने जहाँ पर जन्म लिया है वही भेजते खाने को। इसीलिए तो ऋषि मुनि जन तुम्हें ढूंढते पाने को। इसीलिए तो ऋषि मुनि जन तुम्हें ढूंढते पाने को। खोजा बहुत न पाया स्वामी, खोजा बहुत न पाया स्वामी, हम सबके ऊपर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालन करता, कण कण के अंदर होगा। रचना तेरी कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। योग साधना द्वारा जिसने तेरा ध्यान लगाया है वह योगी जन सफल हुआ और तेरा दर्शन पाया है। योग साधना द्वारा जिसने तेरा ध्यान लगाया है वह योगी जन सफल हुआ और तेरा दर्शन पाया है। कविताई में धूम मचा दे, कविताई में धूम मचा दे, हाथ तेरा जिस पर होगा। कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालन करता, कण कण के अंदर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जिंदगी पिछली तो अब एक स्वप्न बनकर रह गई। शिक्षा के रूप में मगर अनुभव है अपना कह गई। जिंदगी पिछली तो अब तक स्वप्न बनकर रह गई। शिक्षा के रूप में मगर अनुभव है अपना कह गई। भूलोगे अगर ईश्वर को तो द्वार सुख का बंद है। मन में बसी प्रभु याद तो आनंद ही आनंद है। भूलोगे अगर ईश्वर को तो द्वार सुख का बंद है। मन में बसी प्रभु याद तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक जी पानीपत से। प्रेम डीगरा जी दोबारा जुड़ चुकी है फरीदाबाद से। आइए एक बुजुर्ग गीत शोभा बत्रा जी। जाना है प्रेम डीगरा जी आ रही है। प्रेम डीगरा जी, शोभा बत्रा जी। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी, आइए जी। मैं प्रेम ढींगरा फरीदाबाद से। हाँ, स्वागत है, आपका मैसेज पढ़ लिया था। एक भजन रख रही हूँ। स्वागत है। नहीं कलयुग ये करयुग है, यहाँ करनी कमाले तू। वजन पापों का सिर पे है इसे, कुछ तो घटा ले तू। प्रभु जन बन तो ऐसा बन, प्रभु सुमिरन की हद कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या
बात है जब ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, जो तेरा था तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है, जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है, जब ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं, जिसके नाम से जन्म जन्म के बिगड़े काम बन जाते हैं, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जैसा कर्म करेगा बंदे, वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म करेगा बंदे, वैसा ही फल पाएगा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, पूरा किया पछताएगा, कर्म तो तेरे हाथ है, करने की क्या बात है, जब ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। हाँ, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। बहुत सुंदर जी। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास हो तो सारी मुश्किलें हल हो जाती है। डॉक्टर सुदेश सिंह जी भी जुड़े हमारे साथ, उनका स्वागत है। करुणा चांदना जी भी जुड़ी है, कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। डॉक्टर सुदेश जी कुछ कहेंगे? सुदेश चुग जी, करुणा चांदना जी। शोभा बत्रा जी आ गई है, तो सब भंडारी जी आप सुनाओगे?
सुमित्रा शर्मा जी, सुमित्रा गुप्ता माता जी। आज के कार्यक्रम के तहत सुशील बाली जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर सुदेश जी, आप सुनाएंगे कोई भजन गीत? मैं बोल दूं? हाँ सुनाइए ना। नमस्कार जी। ठीक है, सबको नमस्कार जी, भाई बहनों को नमस्ते जी। प्रभु भक्ति का गाना है। सुनाइए अजब जी। निराला है खेल उसका, जो खेल सबको खिला रहा है। अजब निराला है खेल उसका, जो खेल सबको खिला रहा है। किसी को कैसा, किसी को कैसा, वो नाच सबको नचा रहा है। वो नाच सबको नचा रहा है। अजब ढंग का है वो खिलाड़ी, अजीब ढंग का है वो खिलाड़ी, जिसने नचा दी दुनिया सारी, जिसने नचा दी दुनिया सारी। जो अपने हाथों में डोर ले डोर सबकी, वो तो घुमाता ही जा रहा है। लेके डोर सबकी अपने हाथों में, वो तो घुमाता ही जा रहा है। अजब निराला है खेल उसका, जो खेल सबको खिला रहा है। सुबह को सूरज वही चढ़ावे, सुबह को सूरज वही चढ़ावे, वही रात को चांद जगमगाए, वही रात को चांद जगमगाए, वही उगाए फल फूल पौधे, वही उगाए फल फूल पौधे, अन्न आदि वो ही उगा रहा है, अन्न आदि वो ही उगा रहा है। अजब निराला है खेल उसका, जो खेल सबको खिला रहा है। खिलाए वो ही सारे खलक को, खिलाए वो ही सारे खलक को, चींटी से लेकर हाथी तलक को, चींटी से लेकर हाथी तलक को। है देखते सब, है देखते सब खेल उसका, जो खेल सबको अनोखे खिला रहा है, जो खेल अनोखे खिला रहा है। अजब निराला है खेल उसका, जो खेल सबको खिला रहा है। किसी को कैसा, किसी को कैसा, वो नाच सबको नचा रहा है, वो नाच सबको नचा रहा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत दीदी। धन्यवाद माता सुमित्रा गुप्ता जी, नरेना से 90 वर्षीय माता जी हमारी। एक भजन और फिर डॉक्टर सुनील रहेजा जी जुड़ चुके हैं, आज के विषय पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर सुदेश सचू जी आप बोलोगे एक गीत और, फिर डॉक्टर साहब शोभा बत्रा जी, कुसुम भंडारे जी, जिनकी तैयारी है एक गीत के लिए आ जाए, फिर डॉक्टर साहब का उद्बोधन। आज के अध्यक्ष सुशील बाली जी का भी स्वागत है, अरुणा जाधव जी का स्वागत है। तो डॉक्टर साहब आप आइए। हाँ जी नमस्कार। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सुनील रहेजा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीपी अस्पताल नई दिल्ली। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हर महीने एक आपका लेक्चर हम सुनते हैं
कैसे रहे गरीबों की, जो गरीबों के अंदर स्वस्थ, उसकी हेल्थ के ऊपर आप प्रकाश डालेंगे। हाँ आइए जी, डॉक्टर साहब, स्वागत है। नमस्कार जी। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे इस वेबिनार में अपने वक्तव्य को रखने का एक अवसर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल गर्मियों का मौसम है, और गर्मियों के मौसम के समय, इस समय यदि आप देखें तो गर्मी बहुत अधिक है। टेम्परेचर जो है 44 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, और आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी अधिक जाएगा, 47, 48। तो गर्मियों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ये समझना है कि गर्मियों में जो समस्या होती है वो किस प्रकार से हो सकती है। सबसे कॉमन है, जिसको हम सब लोग जानते हैं, लू लगना। लू लगने का क्या मतलब है? या हीट इलनेस। हीट इलनेस एक ऐसी बीमारी है जो कि यदि आप गर्मी में काम करते हैं तो आपको हीट इलनेस या लू लगने की शिकायत हो सकती है। और यदि आप गर्मी में काम करने के लिए अकस्टम्ड नहीं है, आपको आदत नहीं है गर्मी में काम करने की, तो इसका चांस और भी अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका एक स्पेक्ट्रम है हीट इलनेस का, जिसमें कि माइल्ड इलनेस हो सकती है, जिसमें कि हीट क्रैम्प्स जिसको हम कहते हैं। हीट क्रैम्प्स में क्या होता है कि हमें थोड़ी देर गर्मी में काम किया, उसकी वजह से हमें पसीना आया, और जब पसीना आया तो शरीर से नमक की मात्रा कम हो जाती है, सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें ऐंठन आएगी, क्रैम्प्स होंगे। इसी प्रकार हमारे पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट में दर्द होना, उल्टी आने जैसा लगना, पलटी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना। तो ये सारे लक्षण जो है ये हीट क्रैम्प्स के हैं। इसके अलावा जो अगली स्टेज आती है, जिसमें कि यदि आप काफी लंबे समय तक गर्मी में रहेंगे, तो अगली स्टेज है हीट एग्जॉशन, जिसमें कि आप को चक्कर आना, घबराहट होना, थोड़ा बहुत गफलत में जाना, सिर का हल्का होना, या हल्का बुखार भी आ सकता है, बेचैनी अधिक होना। तो ये स्टेज ऐसी है जो कि अगली स्टेज है। और इसमें यदि कुछ व्यक्ति बेहोश भी हो सकते हैं, यदि जैसे बच्चे हमारे धूप में प्रेयर में खड़े हैं गर्मी में, तो ब्लड प्रेशर का जो लो होना और पैरों में ब्लड का इकट्ठा हो जाना एकदम गर्मी की वजह से, तो उसकी वजह से चक्कर आना और एकदम बेहोशी की हालत में जाना, इसको हम कहते हैं हीट सिंकपी। और इसके आगे जो एक इम्पॉर्टेंट अवस्था आती है वो है हीट स्ट्रोक। अब हीट स्ट्रोक हमें समझना बहुत आवश्यक है। हीट स्ट्रोक क्योंकि घातक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। और हीट स्ट्रोक का मतलब क्या है? नॉर्मली यदि आप देखें, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो एक हमारे शरीर के अंदर थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम है, कि यदि हम गर्मी में जाएंगे तो हमारा ये जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, जो कि ब्रेन के अंदर है, हाइपोथैलेमस में, ये हमारे शरीर को सिग्नल देगा, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन के, जो हमारी त्वचा में परस्पिरेशन है, पसीना अधिक होगा, उसमें हमारी स्किन के अंदर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा ब्लड का, और जो हमारे जो जिसमें से पसीना निकलने के जो स्थान है वहां से पसीना अधिक आएगा। और ये जो हमें समझना है कि ये जो पसीना आता है या स्वेटिंग आता है, ये हमारे शरीर का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, गर्मी को सहन करने का, बर्दाश्त करने का। क्योंकि जब ये पसीना आएगा, हवा से पसीना उड़ेगा, एवोपरेशन एंड कूलिंग, तो हमारे शरीर को ठंडक महसूस होगी। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, स्वेटिंग होना, पसीना आना हमारे लिए आवश्यक है। ये हमारे शरीर का तापमान को कंट्रोल करने के लिए शरीर का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जैसे आप गर्मी में जाएंगे, पसीना आएगा, आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा,
पसीना आने से जैसे हीट उड़ेगी तो आपका ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई अब हमारा शरीर को मालूम पड़ जाएगा कि मुझे पसीना आने से, पसीना जैसे ही उड़ेगा शरीर ठंडा होगा। और इसलिए हम कहते हैं गर्मियों में सूती हल्के रंग के खुले कपड़े डालें, क्योंकि इन कपड़ों में हमारा शरीर ब्रीथ कर सकता है। अगर पतला सूती कपड़ा होगा तो उसमें हवा जा सकती है, आ सकती है, और वैसे भी सूती कपड़ा हल्के रंग का अगर होगा तो पसीने को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो कपड़ा में से पसीना उड़ेगा तो भी ठंडक आएगी। इसी प्रकार यदि आप गर्मी में बहुत समय तक रहते हैं तो भी ठंडा पानी डालेंगे तो शरीर जल्दी ठंडा होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, हीट स्ट्रोक में हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, हीट एग्जॉशन के बाद ये अगली स्टेज है। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय तक रहता है गर्मी के अंदर, तब ये हीट स्ट्रोक के लक्षण आने शुरू होते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो एकदम सूखी और लाल हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कार्य नहीं कर रहा। और क्योंकि पसीना आना बंद हो गया है, शरीर की स्किन जो त्वचा है, स्किन है एकदम गर्म और लाल हो गई है, तो जो बॉडी है वो हीट को अपने आप बाहर निकाल नहीं पा रही है। तो एकदम बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो तेजी से बढ़ेगा। और तेजी से बढ़ने का मतलब है एकदम टेम्परेचर 106 डिग्री, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट में चला जाएगा। और ऐसा व्यक्ति बेहोशी की हालत में जाएगा, उसको दौरे पड़ सकते हैं, गफलत में जा सकता है, और उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है। और उसके जो वाइटल ऑर्गन हैं, यदि आप समझें, इतने हाई टेम्परेचर के जो शरीर के वाइटल ऑर्गन हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, और जो हमारे शरीर के मसल्स हैं, ये इसको सस्टेन नहीं कर पाते, तो इनको नुकसान होता है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, रेप्टोमायोलिसिस हो सकता है। और ये ऐसी स्टेज है, यदि उसको हम ठीक से समय रहते उपचार नहीं कर पाते हैं तो जानलेवा हो सकता है। हमने अपने LNJP की इमरजेंसी में यंग पेशेंट को देखा हीट स्ट्रोक की वजह से अपनी जान गंवाते हुए। तो आपको ये समझना है कि ये जितनी भी स्टेज हैं आपस में, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट सिंकपी, ये एक इंटरचेंजेबल है, ये फ्लूइड सिचुएशन है। यदि आप हीट एग्जॉशन में चले गए हैं, आराम करेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, तरल पदार्थ लेंगे, AC में बैठ जाएंगे, अपने और पानी डाल लेंगे, अगर वो नहीं है छाया में बैठ जाएंगे, हवा करेंगे, पंखा चला देंगे, या हाथ से भी आप हवा कर सकते हैं, तो ये आप हीट एग्जॉशन से हीट क्रैम्प्स या माइल्ड इलनेस, हीट रैश की तरफ चले जाएंगे। हीट रैश क्या है, गर्मी की वजह से स्किन में लाल लाल, जब आपने कोई नायलन का कपड़ा डाला हुआ है, टेरिकॉट का, जिसमें कि हवा पास नहीं होती है, तो वहां पे लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, तो इसको हम हीट रैश कहते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंटरचेंजेबल है। लेकिन एक बार वो व्यक्ति हीट स्ट्रोक की तरफ चला गया तो ये एक इरिवर्सिबल चीज है, जिसके लिए कि तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। और हमें ये समझना है कि यदि आज के समय में हम यदि किसी को सड़क के किनारे, खेत में, किसी मजदूर को बेहोशी की हालत में पाते हैं गर्मी के समय, दोपहर के समय, जबकि गर्मी अधिक है 11 से 3 बजे के बीच में, 10 बजे से 4 बजे के बीच में, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें तुरंत चाहिए, उनको हम हेल्प करें, उनको शेड में ले जाएं, छाया में ले जाएं, ठंडा पानी डालें, या जो भी मटके का पानी अवेलेबल है, जो भी पानी अवेलेबल है उस पर डालें और हवा करें। और एयर कंडीशनर है तो वो भी अच्छी बात है, आजकल तो गाड़ियों में भी ACs हैं, तो यदि आप वो उस तरीके से उस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। कपड़े उसके पूरे खोल दें, पानी डाल दें, AC ऑन कर दें या पंखा करें, छाया में ले जाएं। और उसको तरल पदार्थ, यदि होश में है तो तरल पदार्थ आप दे सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक मेजर कॉज है इसमें आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होने का। और अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू से जैसे होता आ रहा है, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन की स्टेज से, तो हीट, अगर हम डिहाइड्रेशन को शुरू में रोक लें तो ये स्टेज नहीं आएगी। दूसरी बात, यदि आप गर्मी में काम कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली आपको ये समझना है कि इसमें और नॉर्मल बुखार में फर्क है। यदि आपको बुखार आता है किसी वजह से, कोरोना की वजह से, वायरल फीवर, तो उसमें क्या है कि जो शरीर में केमिकल निकल रहे हैं वो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसको हायर लेवल पे सेट कर देते हैं। जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया में क्या होता है कि जो उसमें से केमिकल निकलते हैं मलेरिया के पैरासाइट में से, वो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो 98.4 से उठा के 102, 104 पे कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी को एकदम ठंड लगेगी और बॉडी हीट को रिटेन करेगी। यदि आपको ठंड लगती है तो आपके जो शरीर के ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं और बॉडी ने हीट छोड़ना बंद कर देना है। यदि आप देखो, यदि आप ठंड में जाते हैं तो कंपन होती है शरीर में, वो एक बॉडी का वो भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि शरीर अपना जो शरीर का गर्मी है उसको
बाहर निकलने से रोक रहा है, इसलिए आपको कंपकंपी हो रही है। तो जब आपको बुखार आता है किसी वजह से, तो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आपका कार्य कर रहा है, लेकिन उसका जो थर्मोस्टेट है वो हायर लेवल पे सेट हो गया है। और जैसे ही आप पैरास्टामोल, क्रोसिन, कैल्पोल, जो एंटीपायरेटिक, जो बुखार कम करने की दवाई है वो देंगे, टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वो नीचे नीचे सेट कर देगा, आपको पसीना आएगा और आपका बुखार कम हो जाएगा। अब इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत आवश्यक है। हीट स्ट्रोक में हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कार्य नहीं कर रहा है, जबकि साधारण बुखार होता है तो उसका जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का थर्मोस्टेट है वो हायर लेवल पे सेट है। तो यदि आपको बुखार आ रहा है किसी वजह से, मलेरिया की वजह से, डेंगू की वजह से, वायरल फीवर से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, निमोनिया से या किसी और इन्फेक्शन से, तो आप क्रोसिन या एंटीपायरेटिक देंगे बुखार कम करने की दवाई, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन हीट स्ट्रोक के अंदर ये दवाइयां, पैरास्टामोल, जो बुखार कम करने की दवाई है, ये कार्य नहीं करेगी, क्योंकि आपका टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कार्य ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये दवाई तो उसी साइट पे जाके एक्ट करती है। और आप समझ सकते हैं जब वो चीज काम ही नहीं कर रही, उसने काम करना ही बंद कर दिया है, देयर इज ए फेलियर ऑफ टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। तो बॉडी का जब टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कार्य नहीं कर रहा, तो ये दवाई उसमें काम नहीं करेगी। इसलिए हमें उसमें मैकेनिकल कूलिंग करनी है। मैकेनिकल कूलिंग का मतलब है कि आप उसके ऊपर पानी डालिए मटके जितना ठंडा, उसको हवा करिए, छाया में ले जाइए व्यक्ति को, पंखा चला दीजिए, हाथ से हवा करिए, अगर एयर कंडीशनर अवेलेबल है तो उसमें ले जाइए, और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हम तो मरीजों को ठंडे पानी के टब में डाल देते हैं। लेकिन इसमें भी 2-3 व्यक्तियों की हमें हेल्प चाहिए, ताकि, क्योंकि व्यक्ति गफलत में है, होश में नहीं है, तो ये ना हो कि वो डूब ही जाए। तो उसको कंधे तक पानी आना चाहिए, गर्दन से नीचे नीचे। तो ये हम मैकेनिकली कई बार मरीजों को ठंडक देते हैं हॉस्पिटल के अंदर। उसकी एक्जिला के अंदर बर्फ रख सकते हैं, ग्रोइन के अंदर आप बर्फ रख सकते हैं, शरीर को ठंडा कर सकते हैं। और उसको अगर होश है तो तरल पदार्थ देंगे तो उससे लाभ मिलेगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर उस व्यक्ति की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो आप 102 इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। दिल्ली में जो इमरजेंसी नंबर है वो 102 है। तो ऑफ कोर्स ये अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है। तो आपको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पे एम्बुलेंस आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएगी, उसमें कोई खर्चा नहीं करना है। ये बिल्कुल सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है। यदि आप 100 नंबर भी कॉल करेंगे तो भी पीसीआर की वैन आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि सारा सरकार की तरफ सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो सारी चीजें हेल्प करेगी। और यदि आप खुद ही उसको व्यक्ति को गाड़ी में डाल के अस्पताल ले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आईवी ड्रिप, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल कूलिंग की व्यवस्था है। और समय रहते यदि आप इस व्यक्ति का इलाज करेंगे तो इसकी जान बच सकती है। इसमें हर एक मिनट जरूरी है, ये हमें आवश्यक समझना है। और दूसरी चीज ये है कि आपको गर्मी से बचना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये तो हो गया कि ये कितने लक्षण हैं, अभी तो हम हीट इलनेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें ये करना है कि यदि हम घर से बाहर निकल रहे हैं गर्मियों के मौसम में, पानी पी के जाएं, तरल पदार्थ लेके जाएं, पी के जाएं, पानी और खाना साथ में लेके जाएं। और यदि धूप में जाना है 11 से 3 के बीच में, सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में गर्मी बहुत अधिक होती है, क्योंकि सूरज एकदम हमारे ऊपर होता है, उस समय बाहर निकलने से बचें। पर्टिकुलरली हमारे जो भाई लोग फील्ड में काम करते हैं, मजदूर लोग हैं या किसान लोग हैं या फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इनको चाहिए कि 11 से 3 में अवॉइड करें बाहर जाने को। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी का कार्य कर रहा है या किसान है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि सुबह 5 बजे से 9 बजे तक काम कर लें, 10 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे के बाद करें, 4 बजे के बाद, उस समय थोड़ी गर्मी कम होती है। तो ये, और दोपहर में घर में आके आराम रहे। जहां तक कोशिश करें हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे में आप घर में रहें, कंफर्टेबली रहें, पानी अधिक पिएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसमें भी हाई रिस्क ग्रुप, पर्टिकुलरली 4 साल से छोटे बच्चे, जिनकी आयु 60 साल से अधिक है या 65 साल से अधिक है, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि इनमें थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इतना अच्छे से कार्य नहीं कर पाता कई बार। और जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको अस्थमा है, जिनको डायबिटीज है, जिनको सीओपीडी है, जिनका वेट अधिक है, ऐसे, और जिनको ब्लड की, कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, क्रॉनिक लंग डिसीज है, लीवर्स की, किडनी की, लंग्स की बीमारियां हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी ध्यान रखना है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है। और दूसरी चीज ये है कि जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी है,
इनको भी चाहिए कि गर्मियों में जो वाटर पिल्स हैं जिसमें कि पेशाब ज्यादा बनता है, जिसको हम डाययूरेटिक कहते हैं, उनका सेवन कम करें। अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहें, उनसे बात करें, क्योंकि इनसे आपको डिहाइड्रेशन होने का खतरा है। दूसरी चीज, कुछ एक दवाइयां साइकोट्रोपिक्स हैं, पार्किंसन डिसीज की जो दवाई ले रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी स्टेमिक्स, जो एविल और ये सब चीजें हैं, इनको भी यदि आप ले रहे हैं तो गर्मी में अधिक ध्यान रखें, गर्मी में जाने से बचें, क्योंकि आपको हीट इलनेस या हीट स्ट्रोक होने के चांसेस अधिक हैं। इसी प्रकार गर्भवती महिलाएं भी घर में रहें, सुरक्षित रहें, पानी अधिक पिएं, बैलेंस्ड खाना खाएं। और इस मौसम में हमें चाहिए कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अधिक लें। जैसे देखिए, कुदरत ने भी हमें वही सब फल सब्जियां दी हैं जो इस मौसम में हमारे शरीर को आवश्यक है। जैसे कि तरबूज है, आपका खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, इनमें पानी की मात्रा 90% से अधिक है। यदि आप ये इन चीजों का अधिक सेवन करते हैं तो आपको दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपको पानी की मात्रा पूरी हो रही है, आपको डेक्सट्रोज की फॉर्म में ताकत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और इसमें जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो आपको फायदा करेंगे। जैसे तरबूज के अंदर खूब सारा लाइकोपीन है जो कि हमें जवान रखता है, यंग रखता है, हमारे हार्ट को ठीक रखता है। खरबूजे में भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये भी हमें फायदा करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं, संतरा, मौसमी, सिट्रस फ्रूट्स में भी 90% से अधिक पानी है। जितने भी फ्रूट है, बाकी सेब, केला, नाशपाती, अंगूर, इनमें भी 80% से अधिक पानी की मात्रा है। तो आप ये चीजें अधिक लेंगे तो आपको फायदा होगा। छाछ लीजिए, दही लीजिए, मट्ठा लीजिए, नारियल पानी लीजिए, और शिकंजी पीजिए। शिकंजी, नींबू पानी शिकंजी जरूर पी के जाएं यदि आप गर्मी में कार्य करने जा रहे हैं या गर्मी में निकल रहे हैं। और साथ में भी आप पानी और खाना लेके चलिए। अब उसके लिए घर में आप ORS बना सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसमें कि आप आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी, आधा नींबू, आधी चम्मच नमक डाल के पी सकते हैं। काला नमक डालेंगे तो और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। और यदि आपको डायबिटीज है तो आप साधारण नींबू पानी भी पी सकते हैं, जिसमें कि आधा किलो पानी में आप आधा नींबू, आधी चम्मच नमक डाल के पी लीजिए। केला फायदा करता है ऐसे में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अधिक है। हरा नारियल का पानी बहुत अच्छा है आपके लिए। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। दाल का पानी, चावल का पानी, वेजिटेबल सूप, फ्रूट्स, ये अधिक लें। एरेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेप्सी कोलास, कोला ड्रिंक, पेप्सी कोलास, ऑरेंज ड्रिंक्स, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, पेप्सी और पेंटा, ये जितनी भी आती हैं इनमें शुगर अधिक होता है। तो इससे दो नुकसान है। चीनी अधिक होने से एक तो पेशाब ज्यादा आएगा, तो अल्टीमेटली शरीर में पानी की मात्रा कम होगी। दूसरा, इसमें सिर्फ कैलोरीज हैं, कैलोरीज के अलावा कुछ नहीं है, तो आपका मोटापा भी बढ़ेगा यदि आप इसका सेवन अधिक करते हैं। इसके अलावा जो कोला ड्रिंक्स है उनमें कैफीन की मात्रा अधिक है, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट रेट बढ़ाती है। और चाय और कैफीन कम लेना चाहिए हमें ऐसे मौसम में, क्योंकि इससे भी यूरिन ज्यादा बनेगा। यूरिन ज्यादा बनेगा तो शरीर में पानी की मात्रा कम होगी, डिहाइड्रेशन होगा, जो कि गर्मी के लिए ठीक नहीं है। तो छोटी छोटी साधारण बातें हैं जिनका यदि हम ध्यान रखें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा आप हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो किसान भाई और कुछ भी नहीं है तो आप सिर पे कपड़ा रख सकते हैं, और गर्मी अधिक है तो उस कपड़े को गीला भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गमछा डाल के जाते हैं किसान भाई, मजदूर लोग, तो उसको ज्यादा गर्मी का दिन समय है तो उसको सिर को ढक ले, क्योंकि अधिक से अधिक गर्मी हमारे सिर में से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। जितना शरीर का पार्ट आप कवर करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। और यदि गर्मी में काम करते हुए, गर्मी में जाने के बाद आपको कभी भी जरा सी घबराहट लगे, बेचैनी की फीलिंग हो, तो तुरंत अपने आप को ठंडे स्थान पे ले जाएं, छाया में ले जाएं, पानी पिएं, शिकंजी पिएं, नींबू पानी पिएं, आराम करें। क्योंकि यदि आप ऐसे में कार्य करते हैं तो बॉडी का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है बढ़ जाता है। और यदि आपको किसी वजह से बुखार है या तबीयत ठीक नहीं है तो गर्मी में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये देखा गया 1 डिग्री सेल्सियस यदि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका ऑक्सीजन डिमांड 13% बढ़ जाता है। तो पर्टिकुलरली जो हार्ट के पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनको ऐसे में और भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। खाने पीने का अधिक ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम में कुछ एक बीमारियां ज्यादा होती हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस, उल्टी लगना, दस्त होना, रोटा वायरस इन्फेक्शन जो बच्चों में अधिक होता है, जिसमें कि बच्चों को दस्त लग जाते हैं। इसके अलावा मीबाइसिस, जियार्डियासिस, ई कोलाई,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनके चांसेस अधिक हैं। तो बाहर का खाना खाने से बचें, जहां तक हो सके ताजा बना हुआ खाना खाएं, घर का पानी पिएं, और घर से यदि बाहर जाना है तो खाना पानी साथ में लेके जाएं। बच्चे भी यदि स्कूल जा रहे हैं तो आप उनको भी खाना पानी सुबह दे के भेजिए, क्योंकि कैंटीन में हो सकता है वो हाइजीन का लेवल ना हो, क्योंकि इस मौसम में इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा टाइफाइड का होना, वायरल हेपेटाइटिस जिसमें हम कहते हैं पीलिया का होना, इसके भी चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि ये दोनों खाने से और पानी से बीमारी होता है। यदि आपका खाना इन्फेक्टेड है या पानी इन्फेक्टेड है तो ये दोनों बीमारी होने के चांसेस अधिक हैं। तो हम साफ सफाई का ध्यान रखें, खाना बनाने से पहले हाथ धोएं, उतना ही खाना बनाएं जितना हमें खाना है, और यदि एक्सेस खाना बन भी गया है तो उसको सेम डे यूज करें और उसको फ्रिज में रख लें। और फ्रिज में रखने के बाद भी आपको यदि खाना खाना है तो उतना ही खाना गर्म करें जितना कि आप एक बारी में कंज्यूम कर लेंगे। आपने दोपहर को दाल बनाई, सब्जी बनाई, सोचा कि शाम को खाएंगे, तो शाम को आपने जब वो खाना निकालना है तो उतना ही निकालना है। यदि एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति खाने वाला है तो उसके हिसाब से ही खाना निकालिए, कटोरी में गर्म करिए, और बाकी का जो फ्रिज का ठंडा खाना उसको ठंडा ही रहने दीजिए और फ्रिज में वापस डाल दीजिए। ये नहीं कि आप सारा खाना एक बार गर्म करेंगे, उसमें से थोड़ा सा खाएंगे और ये गर्म किया हुआ खाना दोबारा फ्रिज में रख देंगे, ये खाने में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इस मौसम के अंदर बैक्टीरिया वायरस जल्दी ग्रो करते हैं। ये उनके लिए फ्रेंडली मौसम है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। जहां तक हो सके हम उतना ही खाना बनाएं जितना हम एक बारी में खा सकते हैं। फ्रेश खाना बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, और यदि फ्रिज में भी रखा है सेम डे कंज्यूम करना है, उतना ही खाना निकालना है जितना खाना है, बाकी रख देना है। और इसी प्रकार पानी पानी साफ होना बहुत जरूरी है, और पानी साफ करने के कई तरीके हैं, जिसमें कि आपका एक रिवर्स ऑस्मोसिस का सिस्टम है, घर में आप वो लगवा सकते हैं। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में ये प्रॉब्लम आती है कि भाई इसमें सारे विटामिन मिनरल्स भी निकल जाते हैं, तो लंबे समय तक ये हमारे लिए ठीक नहीं रहता है शरीर के लिए। लेकिन पीने के लिए पानी ये पूरी तरह सुरक्षित होता है। आप पानी को एक्वा फिल्टर कर सकते हैं, एक्वा गार्ड कर सकते हैं, जिसमें कि यूवी रेडिएशंस हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, मेम्ब्रेन्स लगे हुए हैं, तो उसके जरिए जो पानी आएगा उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। ऐसे ही आरओ वाला पानी भी आप 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास ये दोनों सुविधा नहीं है तो भी घबराएं नहीं, आप पानी को फिल्टर कर लीजिए घर में, और 20 लीटर पानी में 500 मिलीग्राम की क्लोरीन की टेबलेट, जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुफ्त में दी जाती हैं, आपको बाजार में भी बहुत सस्ते में मिल जाएगी। एक मतलब 50 पैसे की गोली भी नहीं है। आप उसको एक बाल्टी पानी में या एक मटका पानी में डाल सकते हैं और उसको 1 घंटे बाद पानी पीने योग्य है। लेकिन क्लोरीन तभी काम करेगी यदि वो पानी साफ है। यदि पानी में गंदगी है, मिट्टी है, तो क्लोरीन इतना इफेक्टिव नहीं रहती, या क्लोरीन की डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको ये इंश्योर करना है, या तो आप पानी को एक जो पोर्सलिन फिल्टर आते हैं बाजार में, वो आपको बाजार से मिल जाएगा, पोर्सलिन फिल्टर वाला सिस्टम, 1000 में 1500 में, तो उसको फिल्टर कर लीजिए, फिर क्लोरीन डाल दीजिए, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पानी 24 घंटे तक पीने के लिए सुरक्षित होता है। और इसके अलावा एक और तरीका, यदि आपके पास और भी कोई तरीका नहीं है, तो आप पानी को पहले छान लीजिए या उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। सेडिमेंटेशन से जितना भी उसका मिट्टी डस्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। साफ पानी ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए। पानी को यदि आप 10 मिनट तक उबालते हैं, लगातार खोलता रहता है पानी, तो ये पानी 100% सुरक्षित है। आई रिपीट, यदि आप पानी को 10 मिनट तक उबलता हुआ छोड़ देंगे तो ये पानी पीने के लिए 100% सुरक्षित है। इसमें किसी प्रकार का कोई वायरस या बैक्टीरिया होने का चांस नहीं है। तो इस पानी के लिए लेकिन जरूरी है कि इसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं रहता इसमें, ये पानी जल्दी खराब होगा। तो आपने जिस भिगोने में पानी को उबाला है उसी में रख दीजिए, और उसमें ऊपर से कोई चीज मत डालिए कि ऊपर से आप गिलास डाल रहे हैं, कटोरी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको भिगोने को ऐसे टर्न करके पानी निकालना है, फिर ढक देना है, और ये पानी आपको 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद इसके अंदर जो रेजिडुअल प्रोटेक्शन है वो नहीं रहेगा। जैसे आप क्लोरीन की टेबलेट डालते हैं तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट रहता है 24 से 48 घंटे, क्योंकि क्लोरीन कार्य करती रहती है। लेकिन क्लोरीन की टेबलेट के बाद भी कुछ एक वायरस, जैसे कि पोलियो का वायरस है, जो कि खाने पीने से होता है। अब तो इंडिया में पोलियो नहीं है, रेडी 0। और इसके अलावा आपका जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए और ई का वायरस है, वो नहीं मरता है, उसके लिए क्लोरीन बहुत अधिक डालनी पड़ती है, और उसके लिए
हमारे टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये साधारण प्रिकॉशंस हैं जिससे कि आप पानी को सुरक्षित पीने के लिए बना सकते हैं। वैसे सरकार के द्वारा पानी जो दिया जाता है वो सुरक्षित है, आप उसको फर्दर चाहें तो उसको और फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। जो हमने तरीके बताए हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं, लेकिन टेक होम मैसेज यही है कि जो आप खाएं पिए उसकी स्वच्छता जरूरी है। ये जरूरी है कि उसकी वजह से कोई आपको इन्फेक्शन ना हो। और अगर यदि इसके बाद भी अगर आपको उल्टी दस्त होते हैं, पलटी आती है, तो आवश्यक है कि आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें। ORS का घोल पिए, घर में नींबू पानी शिकंजी बना के पिए। जैसे मैंने बोला, आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी, आधा नींबू, आधे चम्मच नमक डाल के पी सकते हैं। छाछ पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, चावल का पानी, दाल का पानी। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों में पर्टिकुलरली यदि आप उल्टी दस्त होते हैं इस मौसम में, तो आप तुरंत उसको मेडिकल हेल्प के लिए ले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। हॉस्पिटल में जरूरत है तो वहां जाके दिखाएं और इसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इस मौसम में शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। समय रहते यदि आप इलाज करते हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसके अलावा इस मौसम में जो तीसरी प्रकार की बीमारी है वो है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्योंकि स्किन में, त्वचा में पसीना अधिक आता है तो नेचुरल सी बात है हमारे शरीर में बदबू भी अधिक पैदा होगी। यदि आप सुबह नहा के काम पे गए हैं तो शाम तक देखेंगे आपके अंदर कपड़ों में, आपकी बॉडी में से स्मेल आ सकती है। तो इसका बेस्ट इलाज क्या है? सबसे उत्तम इलाज है कि आप कपड़े चेंज करिए, अच्छे से नहाएं, अपने शरीर को ड्राई करें और साफ कपड़े डाल लें। डिओड्रेंट और जो परफ्यूम्स हैं इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये सब केमिकल बेस्ड है। पहली बात, आपको एलर्जी कर सकते हैं, इसके केमिकल आपको नुकसान दे सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे शरीर के जो है गंदगी को नहीं हटाएगा, सिर्फ हम उसकी स्मेल को खत्म कर देगा। क्योंकि जो इसकी अपनी स्मेल है डिओड्रेंट की या परफ्यूम की, सेंट की, वो जो हमारे शरीर में गंदी स्मेल आ रही है उसको ओवरटेक कर जाएगी। तो हमें वो स्मेल तो वहीं की वहीं है, लेकिन हमें वो फील नहीं होगी। हमें इसी की स्मेल जो आसपास लोग बैठे हैं उसको लगेगा कि वाह क्या बात है। लेकिन अल्टीमेटली ये आपके लिए भी नुकसानदायक है। ये तो उसी प्रकार है कि घर में अगर कचरा पड़ा है तो आप उसके ऊपर खुशबू डाल दें, उसको हटाएं मत, वो तो अल्टीमेटली आपके शरीर को नुकसान ही देगा ना। तो जरूरी है कि आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करके आप नहाएं और साफ जल से नहा के कपड़े चेंज कर लें, शरीर को पोंछ लें, कपड़े डाल लें साफ, तो उससे आपकी बदबू की स्मेल, शरीर की जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। स्वच्छता का रखना जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में घमौरियों का होना, स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, जो स्किन में लाल लाल, काफी पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास आजकल जिनको लाल लाल दाने निकल आए हैं। पसीना आता है, आपके जो रोमकूप है, जहाँ से जो छिद्र हैं स्किन के, वो बंद हो जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है इसी वजह से। तो सफाई का, स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घमौरी होने का चांस ज्यादा होता है तो सूती कपड़े डालें, धूप में जाने से बचें। कुछ एक व्यक्ति इसमें टेल्कम पाउडर का यूज करते हैं, लेकिन अच्छा रहता है यदि आप स्टार्च बेस्ड टेल्कम पाउडर यूज करें, क्योंकि ये पाउडर भी एक तरह के डस्टिंग पाउडर हैं जो कि हमारे पसीनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो स्टार्च बेस्ड आपका टेल्कम पाउडर होगा, डस्टिंग पाउडर होगा, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और स्टार्च तो एक बेसिकली वेजिटेरियन है, तो जैसे आप नहाएंगे वो शरीर से हट जाएगा। नहाने के बाद तेल की मालिश या सिर की मालिश तेल से करने को गर्मियों के मौसम में अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके जो रोमकूप है या जो शरीर के छिद्र हैं जिसमें से पसीना बहता है, वो बंद होने का चांस ज्यादा है। ऑफ कोर्स यदि आपको शरीर में मालिश करनी है तो आप पहले मालिश कर लीजिए, उसके बाद नहा लीजिए 1 घंटे बाद, वो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आप फ्रेश फील करेंगे, बढ़िया फील करेंगे। सफाई का ध्यान रखें, इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। और पर्टिकुलरली जैसे मैंने बोला, हाई रिस्क ग्रुप है, छोटे बच्चे, 65 साल से अधिक जिनकी आयु है, डायबिटिक्स हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, किडनी डिसीज के पेशेंट हैं, लीवर डिसीज के पेशेंट हैं, डायबिटिक्स हैं, जिनको लंग्स की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, या जिनको स्ट्रोक, ऐसी बीमारियां हैं, गर्भवती महिलाएं, ऐसे व्यक्तियों को गर्मियों में अधिक ध्यान रखना है। तो आप स्वच्छता बनाए रखें, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पानी कम से कम गर्मियों में आपको 4 लीटर पीना चाहिए, दैट मीन्स 8 से 10 गिलास के आसपास, या तरल पदार्थ। व्हेन वी से 2 से 3 4 5 लीटर तक आप ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 गिलास आपके लिए आइडियल है। तरल पदार्थ जिसमें आप छाछ, लस्सी, नारियल पानी, किसी भी तरीके से पानी ले सकते हैं। जरूरी है
बहुत अधिक पानी ना पिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए, उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा जी मैं 6-7 लीटर पानी पीती हूँ डॉक्टर साहब, फिर भी मेरे को गर्मी नहीं जा रहा है। लेकिन इससे तो नुकसान होगा ना, यदि आप सिर्फ पानी पी रहे हैं खाली, तो जब यूरिन बनेगा उसकी वजह से, तो वो यूरिन के अंदर भी आपका सोडियम निकलेगा, पसीने में सोडियम निकलेगा। तो आपको सिर्फ कच्चा पानी अगर पिएंगे इतना अधिक, प्लेन वाटर, तो भी नुकसान देगा। बैलेंस रखना जरूरी है। जैसे सर्दियों में कहते हैं 2 से 3 लीटर, 6 गिलास, 6-7 गिलास, सर्दियों में हम कहते हैं 8 से 10 गिलास। और यदि आप बीच बीच में उसमें नींबू पानी बना लेंगे, शिकंजी बना लेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बना रहेगा, सोडियम पोटाशियम का, ये भी बहुत जरूरी है। और पानी ठीक मात्रा में पिएं, साफ खाना खाएं, गर्मी में जाने से बचें। और यदि कोई आपको उसके बाद भी तकलीफ होती है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं, मेडिकल हेल्प लें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इस गर्मियों के मौसम का आनंद उठाएं। क्योंकि मैं तो हमेशा मानता हूं कि उत्तर भारत में जैसे हम देखते हैं सर्दी बहुत अधिक होती है, गर्मी बहुत अधिक होती है, बरसात आती है, तो हमें तो इसको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि यार ये भी अच्छी बात है कि हम अपने घर में बैठे ही दिल्ली में ही हर प्रकार का मौसम के मजे ले रहे हैं, सर्दियों के भी ले रहे हैं और गर्मियों के भी ले रहे हैं। गर्मी के लिए हमें राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है, बीकानेर, और सर्दी के लिए हमें शिमला जाने की जरूरत नहीं है सर्दियों में। तो इसको पॉजिटिव तरीके से लें, बरसातों में भी इन सब चीजों का ध्यान रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील मिर्जा जी। आज के मुख्य अतिथि सतीश नागपाल जी का स्वागत है, सुशील भाले जी का स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न हो डॉक्टर साहब तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? डॉक्टर साहब ये बताएं कि गर्मियों में कई बार नोज में से ब्लीडिंग होती है, क्या वो भी डायरेक्टली हीट स्ट्रोक से ही रिलेटेड है? और अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड इमरजेंसी में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक मैंने ये चीज कवर नहीं की है समहाउ, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था। हम्म। गर्मियों में क्या होता है, खुश्क होता है वातावरण, ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे नाक के अंदर भी खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। और जब ड्राइनेस हो जाएगी तो यदि आपने थोड़ा सा भी उसमें उंगली लगाई, कुछ भी किया, तो ये यहाँ जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो भी गर्मियों में खुल जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। जरा सा भी रप्चर होगा, नाक से खून निकलेगा। ज्यादातर छोटे बच्चों में ऐसा देखा गया, जिसको हम कहते हैं नक्सीर आ गई है। नक्सीर। तो इसका इलाज क्या है? आप पानी अधिक पिए, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तो नाक के अंदर ड्राइनेस कम होगी। इसके अलावा अननेसेसरली अपने नाक को बार बार उंगली ना डालें। और कुछ एक लोग कहते हैं गाय का घी डाल लीजिए थोड़ा सा, 1 बूंद, तो उससे भी ड्राइनेस चली जाएगी। दूसरी वजह, और इसको अगर ऐसा होता है तो क्या करना है आपने, आपने ऐसे में नाक के ऊपर ठंडा पानी, आइस पैक लगा सकते हैं। आइस पैक मतलब बर्फ वाला टुकड़ा लगा सकते हैं, ठंडा पानी लगा सकते हैं। और व्यक्ति को आप बिठा दीजिए, लिटा के मत रखिए, क्योंकि वो खून फिर अंदर गिरेगा, फेफड़े में जाने का डर है, सांस की नलियों में। धीरे धीरे होपफुली, और नाक को आप पिंच भी कर सकते हैं, इस टाइप से यहाँ से दबा सकते हैं, तो इससे भी खून रुक जाता है अक्सर। और अगर उसके बाद भी खून नहीं रुक रहा, तो नेजल टेम्पून्स आते हैं जो कि डॉक्टर के पास अवेलेबल है, ईएनटी वाले डॉक्टर के पास, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके अलावा नेजल ब्लीड का जो मेजर दूसरा कॉज है एडल्ट्स में, जिनकी आयु 40 साल 50 साल से अधिक है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के मैंने पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको कि नाक में से खून निकला। अब मैंने अभी पेशेंट देखा पीछे, उसका ब्लड प्रेशर 260/140 था। तो ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया उस लेडी का, 60 ईयर्स प्लस एज, तो नाक से खून बहना शुरू हो गया, नाक की नसें फट गई हाई ब्लड प्रेशर से। तो ऐसे मरीज में क्या करना है? ऐसे मरीज में सबसे जरूरी, हम बीपी को कंट्रोल करेंगे तभी ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होगा आपका नोज का ब्लीडिंग रुकेगा। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर अगर इतना अधिक होता है तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक होना, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लंग्स में पानी इकट्ठा हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, आंखों में हेमरेज हो सकता है, अंधापन हो सकता है। और यदि ऐसे व्यक्ति को नाक से खून आ गया, तो मैं तो ऐसे व्यक्ति कहता हूँ आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आप सस्ते में आपका हो गया, आपको मालूम पड़ गया क्या वजह है। क्योंकि जो नाक से खून निकल रहा है, बॉडी वो ब्लड को बाहर फेंक रही है कि चलो थोड़ा सा प्रेशर कम होगा अंदर, और प्रेशर से नसें फट जाती हैं, जो आर्टरीज हैं नाक के अंदर ये भी फ्रेजाइल होती हैं। तो जैसे आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, होपफुली ऐसे व्यक्तियों में
नाक से खून आना बंद हो जाएगा। तो अलग अलग वजह है, छोटे बच्चों में अलग वजह है, बड़ों में अलग वजह है। तो जरूरी है कि आपको यदि ऐसा होता है तो आप फर्स्ट एड करिए, और फोर्स जो मैंने बोला आइस पैक वगैरह लगा लीजिए। ब्लड प्रेशर भी चेक करिए यदि उसकी आयु व्यक्ति की 40 साल से अधिक है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। किसी और का इसके अलावा क्वेश्चन, कोई कुछ एक क्वेश्चन? इंजेक्शन भी आते हैं जो कि वो तो डॉक्टर्स ही लगाएंगे, कोगुलेटिन, जिसपे कि क्लॉट जल्दी बनता है, वो तो एक इमरजेंसी में ही आपको जाके लगेगा। अच्छा, बहुत सुंदर जी। कोई और क्वेश्चन किसी का डॉक्टर साहब से? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरे को किसी भी समय छींके आने लगती है बहुत, और नाक से पानी बहने लगता है। ये भी एक, आई थिंक इस मौसम में एलर्जी अधिक होती है, गर्मियों में, अप्रैल मई के महीने में। और फिर ठीक हो जाता है अपने आप, फिर सुबह हुई तो दोपहर को फिर हो गई, शाम को हो गई, ऐसे कई बार दिन में हो हाँ जाता अच्छा, है। देखिए इस समय जो मौसम खुश्क है और हवा के अंदर ना मिट्टी और पॉलन्स, एलर्जन जिसको कहते हैं, जी। वो अधिक होते हैं। तो जरूरी है कि आप बाहर कम से कम जाएं, क्योंकि ये सीजनल एलर्जीज हैं जो कि यदि आप देखेंगे जैसे ही इस दूसरा मौसम बदलेगा तो आपको कम हो जाएगा ये। और यदि इसके बावजूद भी ऐसी एलर्जी रहती है तो कुछ एक एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं, जिसमें मॉन्टिल्यूकास्ट, लीवोसेट्रिजिन, डोसुलैटिडिन, मॉनलीवो के नाम से टेबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकते हैं। मॉन्टेयर एलसी ले सकते हैं। तो इससे भी एलर्जी। आपको एलर्जी के चांसेस कम है। पानी अधिक पिए, और यदि आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं, क्योंकि मैं कहूँगा इस समय मास्क लगाने से हमें मल्टीपल फायदे होते हैं। एक तो कोरोना से बचेंगे, आप बाहर जाएंगे, मिट्टी नहीं जी। जाएगी, एयर पोल्यूशन से बचेंगे, एलर्जी से बचेंगे। हम्म। तो आपको ये अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप मैं ख्याल एक सर्जिकल मास्क लगा के बाहर जाएं सुबह शाम, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और प्रेफरेबली आप अवॉइड करिए, इंडोर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और घर के इंडोर अंदर भी में। आपको ध्यान रखना है कि हाँ, डस्ट घर ना के हो, अंदर मिट्टी भी ना हो हो। रहा है। घर के अंदर भी हो रहा है। घर के अंदर यदि आपके घर में एक आपने गलीचा लगाया हुआ है कमरों में, तो उनको ड्राई क्लीन कराइए या हटा दीजिए, क्योंकि वो इनके तो अंदर हटा भी देंगे। माइट्स पैदा होते हैं। आपके जो हम्म। पर्दे हैं उनको आप ड्राई क्लीन कराइए, क्योंकि इन सब में माइट्स, कहते हैं ना माइट्स होते हैं, वो पैदा हो जाते हैं, उससे भी एलर्जी होती है। कॉकरोच से एलर्जी हो सकती है आपको, मिट्टी से एलर्जी हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, माइट से हो सकती है। और माइट्स जी। कहाँ मिलेगा? आपके घर में जो आपने ड्राइंग रूम में गलीचा लगा रखा है, उसमें लोग आते जाते रहते हैं, आप सब उसको ड्राई क्लीन नहीं कराएंगे तो भी उसमें पैदा हो जाए, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। खाने पीने से एलर्जी हो सकती है, इसमें कि बादाम के ऊपर जो रंग किया होता है, यदि आप हम्म। देखें जो बादाम हम खाते हैं, इसको सल्फाइड से कोटिंग करते हैं। सल्फाइड से कोटिंग करते हैं, ये अपने आप में एलर्जी कर सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यदि आपने बादाम खाना है तो उसको रात को भिगो के रखें, आप देखेंगे सुबह उसका पानी लाल हो जाता है, वो पानी को फेंक दें, बादाम को धो लीजिए। आप देखेंगे जो बादाम जब सूखा था एकदम लाल था, और जब वो अगले दिन आपने उसको धोया पानी में तो वो सफेद हो गया। तो दैट मीन जी। इतना सारा रंग डालते हैं ये लोग उस चीज को अट्रैक्टिव करने के लिए। और उसकी वजह क्या है कि बादाम का तेल जब निकालते हैं ये हॉट हम्म। एयर से निकालते हैं, तो बादाम का जो तेल निकल जाता है तो बादाम काले रंग का सिकुड़ जाता है, लाइनें पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा, जी। सिकुड़ा होता है बादाम। और क्योंकि उसका तेल निकला हुआ है, जो आप घर में गिरियां मंगा रहे हैं बादाम की, जी। तेल उनका बहुत महंगा बिकता है, 4,000 रुपये लीटर, 5,000 रुपये लीटर। तो तो कौन से आजकल हर बादाम जगह यूज बिजनेस करने है। चाहिए? उसको उसको जो सुंदर बनाने के लिए फिर से उस बादाम को उसको सल्फाइड से कोटिंग कर देते हैं जो व्यापारी लोग हैं। जी। उससे आपको एलर्जी हो सकती है, आपको मशरूम से एलर्जी हो सकती है। तो आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा खाने पीने से तो नहीं हो रहा है, इस वजह से सब्जी अंडे से काटने से भी होती है, सब्जी काटते हैं चीज तो हो भी सकती है। एलर्जी हो जाती है। हाँ, तो आपका एलर्जी ज्यादा टेंडेंसी है, आप ये नोट करिए कि एलर्जी किसकी वजह से ज्यादा ज्यादा हो रही है। जी। सीजनल एलर्जी आजकल तो पोलन से होती है, बाहर जाएंगे तो उससे होगी। हम्म। मतलब ये मौसम की बात है, कुछ लोगों को सर्दियों में होता है तो वो इंडोर पोल्यूशन हो सकता है। तो अभी गर्मी में ज्यादा हो रहा है। गर्मियों में तो ये आजकल सीजनल है, ये पॉलन्स की वजह से होता है। ठीक जो है। हवा में जो आपके जो पौधे हैं उनमें हम्म। पॉलन्स निकलते हैं, ग्रास पॉलन निकलता है, घास जी। में से निकलता है। वो हवा से, जब हवा चलती है तो उड़ता है, तो आप जब सांस लेंगे तो उससे आपको एलर्जी होने के चांस ज्यादा हैं। तो ठीक। प्रेफरेबली आप इंडोर रहें और मास्क लगा के रखें यदि आप बाहर ठीक है। जा रहे हैं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। और कुछ एक बहुत नेजल बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेजल साहब। दवाइयाँ आती हैं, डिओनेज नेजल स्प्रे आती है, वो आप डाल सकते हैं। मॉन्टेर एलसी की टेबलेट ले सकते हैं, तो उससे आपकी एलर्जी तो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जी। बेस्ट है
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप उस Thank चीज से you. एलर्जन से बचाव करें, क्योंकि एलर्जी एक है लोडेड गन। जब तक आप उस एलर्जन के कांटेक्ट में नहीं आएगा आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उस एलर्जन के कांटेक्ट में आएंगे, वो एलर्जन आपके बॉडी में जाएगा तो एलर्जी करेगा। तो आप बेस्ट है कि उस एलर्जन जिससे आपको एलर्जी हो रही है उस चीज को अवॉइड करें। ठीक है, धन्यवाद। पेंट से हो जाती है, किसी व्यक्ति को पेंट से एलर्जी होती है, जहाँ रंग रोगन हो रहा है, सफेदी हो रही है, गाड़ियां पेंट हो रही हैं, तो आपको ये देखना है किससे ज्यादा होता है, उससे आप बचाव करें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसी का और क्वेश्चन हो कोई? हाँ डॉक्टर साहब मुझे पूछना है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरे को पूछना है कि घमौरियों के लिए अभी आप बता रहे थे कौन सा पाउडर हम यूज करें। हम कई नाइसल वगैरह ये सब यूज कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ता, हो जाती है गर्दन के ऊपर या नीचे पेट पे। तो आप कोई ऐसा पाउडर सजेस्ट करिए जो हम मेरी तो इसको। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट राय है, घमौरियां होती क्यों है पहले आप ये समझिए। हाँ, घमौरियां पसीना आने। होने की वजह यही है कि आपका जो स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, तभी जी घमौरी होती है। और वो जी पोर्स क्यों बंद होएंगे? जब आप गर्मी में काम करेंगे, पसीना आएगा, टेरिलीन के कपड़े डालेंगे, नायलन के कपड़े डालेंगे, तो जो शरीर के पोर स्किन के जब बंद हो गए तो उसमें जब वो बंद हो जाएगा, पसीना अंदर से आएगा, तो वो गोल गोल दाने बढ़ जाएंगे, जिसको हम घमौरी कहते हैं। तो यदि आप गर्मी में जाने से बचें और गर्मी से यदि आप आते हैं तो नहा लें साफ पानी से, तो घमौरी होने का चांस कम है। सूती कपड़े डालें हल्के रंग के। हल्का रंग मैं इसलिए कहता हूँ, यदि आप काले रंग के कपड़े डालते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है काला रंग, जबकि आप सफेद रंग डालेंगे तो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो। तो शरीर को गर्मी कम लगेगी यदि आप हल्के रंग का खुला सूती पतला कपड़ा डालेंगे, मलमल टाइप का, तो वो आपके लिए सबसे सुरक्षित है। धूप में जाए तो छाता लेके जाएं, हैट लगा के जाएं, नहीं तो कपड़ा डाल लें अपने ऊपर। और जितने भी टेल्कम पाउडर हैं उसमें अलग अलग आते हैं, डिओड्रेंट्स वाले पाउडर भी आते हैं। इनका ये है कि आपको टेम्परेरी रिलीफ देंगे, जो घमौरी में आपको खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, उससे आपको एकदम सूदिंग इफेक्ट देंगे। लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल करने से जो बाकी स्किन के पोर्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो यदि आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप उसके बाद नहाएं जरूर, जी। ये बहुत जरूरी है। नहाने के बाद नहीं लगाना, अवॉइड करना चाहिए, जितना अच्छा, कम avoid पाउडर करना का है। इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। मैं बी तो बहुत। नेचुरल। जी जी जी। और यदि आप पाउडर धन्यवाद। लगाते हैं तो स्टार्च बेस्ड पाउडर लगाएं, क्योंकि स्टार्च बेस्ड जो पाउडर होते हैं वो शरीर के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, और उसमें केमिकल भी हाँ होते हैं। डॉक्टर साहब वैसे तो मैं यूज नहीं करती, लेकिन घमौरी की वजह से मैं आज तक यूज कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं यूज करती पाउडर, कोई भी नहीं यूज करती। हाँ, अवॉइड ही करना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। किसी और नमस्कार। का प्रश्न? सूरी साहब आप पूछ रहे हैं कुछ? भगवान की दया है, अभी तक कोई बीमारी है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, 86 साल के हमारे थैंक यू जी। चलो, मैं डॉक्टर SM रेजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर जानकारी, बड़ा अच्छा लाभ। आपका समय समय पे हम ज्ञानवर्धन लोगों को मिलता रहता है। थोड़ा सा बात करा दो। हाँ जी, हाँ कुछ पूछना था डॉक्टर साहब से। हाँ पूछ लो मैंने। हाँ जी, पूछ लीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, हेमोग्लोबिन कम आ रहा है मेरा बहुत ज्यादा। आज कराया 6 पॉइंट आया है मेरा। अरे आप अपनी जांच कराइए हॉस्पिटल में जाके किसी अच्छे। नहीं कराया, आज ही मैंने तो कल शुगर टेस्ट कराने के लिए किया था, तो मैंने कहा चलो हेमोग्लोबिन भी कर दो। वैसे कोई नहीं दिक्कत नहीं। हीमोग्लोबिन कम होना अच्छी बात नहीं है, आपका 12 ग्राम होना चाहिए। 6 आप ग्राम उसका आया है। डिटेल में जांच कराइए, बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, ये तो अलग से एक नया चैप्टर खुल जाएगा फिर आज डिस्कशन का। थोड़ा सा ये बता दीजिए क्या क्या थोड़ा प्रिकॉशन करें। आप इसकी जांच कराइए, इतना कम है क्यों पहले तो, क्योंकि इतना कम होना नहीं चाहिए आपका। 8 से नीचे तो शरीर के लिए अच्छा बात नहीं है, होना चाहिए 12 ग्राम, 12.5 ग्राम %। वो तो और मैंने 6 है तो इसकी कई वजह है, न्यूट्रिशनल इंटेक है, आपका कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, आपका किडनी बीमारी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, B12 की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। तो ये तो देखना पड़ेगा ना किस वजह से है। और आपको एंडोस्कोपी मतलब देखना पड़ेगा कहीं से ब्लीड तो नहीं हो रहा, बॉडी में लॉस तो नहीं हो रहा ब्लड का। आपकी एज कितनी है? 46। हाँ तो आप जांच कराइए ठीक से, ऐसे मत तो हल्के में मत लीजिए। जांच में कराई हूँ वैसे तो जांच वगैरह, वो कह रहे हैं कि ब्लड चढ़वाओ आप। पहले तो मालूम करिए किस वजह से है, पेरिफेरल सीमियर होगा, ब्लड टेस्ट होंगे,
हीमोग्राम होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखी जाएगी, सीरम फेरिटिन होगा, सीरम आयरन होगा, सीरम फॉलिक एसिड होगा, B12 होगा चेक, D3 चेक होगा, थायराइड फंक्शन देखने पड़ेंगे, यदि थायराइड की बीमारी है तो भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये डिटेल में देखना पड़ेगा आपको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हम लोग। वैसे मेरे को कोई मतलब दिक्कत नहीं लग रही थी, मैं कहूँगी मेरे को आपको मैंने बता दिया ना, 12 12.5 से ऊपर होना चाहिए, और यदि 8 ग्राम से नीचे है तो आपको वी टेक दैट पेशेंट एज ए सीरियस पेशेंट। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का नंबर ले लेना फिर कोई जानकारी लेनी हो। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, 50 मिनट लगभग हो गए, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन रहा। अब एक दो भजन, फिर सतीश नागपाल जी, फिर भजन, फिर अनिल जी नमस्ते। नमस्ते अनिल जी। नमस्ते जी। माता प्रवीणा टक्कर जी आएंगे। माता प्रवीणा टक्कर जी अभी फ्री हूँ, बात 7 बजे फ्री होगी, अब तक नहीं हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। कौशल्या अरोड़ा जी अभी मैं, हम लोग का एक्यूप्रेशर का शुरू हो गया है ना, तो 6 से 7 सेवा देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ कौशल्या अरोड़ा जी सुना रही हूँ। हाँ जी मैं बोलूँ जी। हाँ बोलिए जी, स्वागत है। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। विनय मेरी यही भगवन मेरा परित्याग ना करना, मेरी उलझन को सुलझाना, मेरा परित्याग ना करना, बुलाना अपनी राह में हंसाना, अपने दर्शन में हंसाना, अपने दर्शन में भुलाना, भूल सब मेरी मेरा परित्याग ना करना, विनय मेरी यही भगवन मेरा परित्याग ना करना, मेरी उलझन को सुलझाना, मेरा परित्याग ना करना, चलाना चाल अपनी बताना, बात अपनी बताना, बात अपनी कराना, अपने ही करनी, मेरा परित्याग ना करना, विनय मेरी यही भगवन मेरा परित्याग ना करना, बिठाना संग अपने ही चढ़ाना, रंग अपनाई चढ़ाना, रंग अपनाई सुनाना, वेद की वाणी मेरा परित्याग ना करना, विनय मेरी यही भगवन मेरा परित्याग ना करना, सुलाना अपने सिमरन में जगाना, अपनी ज्योति में जगाना, अपनी ज्योति में लगाना, हृदय से अपने मेरा परित्याग ना करना, विनय मेरी यही भगवन मेरा परित्याग ना करना, पिलाना अपना सोम अमृत खिलाना, ग्रास गायत्री खिलाना, ग्रास गायत्री मिटाना, वासना मेरी मेरा परित्याग ना करना, विनय मेरी यही भगवन मेरा परित्याग ना करना, मेरी उलझन को सुलझाना,
मेरा परित्याग ना करना। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। माता कुशली बहुत अरोड़ा बहुत जी। अब आज के मुख्य अतिथि श्री सतीश नागपाल जी आर्य समाज प्रशांत विहार से आएंगे अपना उद्बोधन मार्गदर्शन आशीर्वाद शुभकामनाएं। आइए सतीश नागपाल जी, स्वागत। नमस्ते जी, नमस्ते जी, स्वागत। आज के इस आपने फटाफट दूध दिया नहीं, चाय में मैंने डाला तो पट के पहले माइक जरा म्यूट कर लेंगे बाकी लोग तो ठीक रहेगा। केंद्रीय आयोग युवक परिषद के आज के 396वें वेबिनार के अध्यक्ष श्री सुशील बाली जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील रहेजा जी और केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी और समस्त आर्यजन जो इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़े हैं डिफरेंट मोड से, फेसबुक से, जूम से या किसी और मोड से, सबको मेरी सादर नमस्ते एवं हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं अनिल आर्य जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट किया था वेबिनार का, वो हम आज 400 के करीब पहुंचने वाले। तो इन वेबिनार के संयोजन के द्वारा जो आर्य जगत की सेवा अनिल आर्य जी कर रहे हैं, उसके लिए उनका एक बार मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट था, कैसे करें गर्मियों में स्वास्थ्य रक्षा, डॉक्टर रहेज ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत टाइम लेकर हम सब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत टाइम डिवोट किया। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवादी हूं कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स बताए। जब ये मेरे को अनिल आर्य जी ने बोला कि मेरे को इस कार्यक्रम में एज मुख्य अतिथि आना है, तो मैं भी अपना माइंड अप्लाई कर रहा था कि क्या क्या बात करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब तो एक्चुअली उनका एरिया ही है, हम तो जर्नलिस्ट ठहरे, तो डॉक्टर साहब ने स्पेसिफिक तौर पर बताया कि क्या क्या करना है। अब जो मैंने अपने दिमाग से सोचा हुआ था, पहला पॉइंट ये था डिहाइड्रेशन का, कि हमको ये इंश्योर करना है कि डिहाइड्रेशन ना हो। पसीना निकलता है तो डिहाइड्रेशन होता है, तो हमको उसको पसीने की भरपाई करनी है, लिक्विड इनटेक ज्यादा रखना है इस पीरियड में। और जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि हमको अवॉइड करना है कि बाहर धूप में, गर्मी में अगर कोई काम नहीं है तो ना निकल पाए तो अच्छा है। स्पेशली छोटे बच्चे और बुजुर्ग, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, या दोज पीपल विथ कोमॉर्बिडिटीज, जिनको कुछ बीमारियां हैं, वो कोशिश करें कि बाहर ना निकले। और जो मैं इशू सोच रहा था, डॉक्टर साहब ने कवर किया बेसिक हाइजीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वैसे भी हमारे जीवन में बेसिक हाइजीन का एक अपना ही महत्व है। ये नहीं कि कोरोना काल में इसका महत्व हुआ, ये नहीं कि आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में स्वास्थ्य रक्षा कैसे किया है तब उसका महत्व हुआ, वैसे ही महत्व है। हमको बेसिक हाइजीन हमेशा फॉलो करनी है। तो जैसा हम बात करते हैं कि साबुन से हम हाथ धोते रहें, तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और ये हम अपने आप सफाई बॉडी की भी रखें, अपने घर की रखें और अपनी बेसिक हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। फिर जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना, स्ट्रीट वेंडर्स जनरली हम लोग नॉर्थ में ज्यादा शौकीन है चटपटे खानों के, तो स्ट्रीट वेंडर्स में जो अनकवर्ड फूड रहता है या कट फ्रूट्स रहते हैं, उनको हम स्पेशली ऐसे मौसम में, गर्मियों के मौसम में अवॉइड करें कि स्ट्रीट वेंडर से जो अनकवर्ड फूड हो, ढक्के नहीं रखते हैं वो, या कटे हुए फल बाहर बिक रहे होते हैं, उनको हम अवॉइड करें। फिर जो ये नींबू और प्याज, ये हमको बचपन से ही सिखाया गया है, गर्मियों में नींबू और प्याज की अपनी अलग महत्ता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, शिकंजवी या नारियल पानी या छाछ, इसी तरह शिकंजवी जो है हम रेगुलर इंश्योर करें कि हम घर में पीते रहें, घर की बनी हुई। आजकल क्या है, कमर्शियली भी बहुत चीजें अवेलेबल होने लग गई हैं, कई नाम से शिकंजी बिकती है। नींबू इतना महंगा हो गया, लेकिन जो बाहर बोतल में शिकंजी मिलती है उनका रेट वही चल रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि उसमें क्या चीज होगी। तो घर की बनी हुई शिकंजवी वो सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी और हमारे को इस गर्मी के मौसम में बचाने में बहुत बड़ा काम करेगी। तो ये चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। बाकी डॉक्टर साहब ने तो बड़ा एलोबोरेट वे में
सब चीजें कवर की है और सब जो हमारे श्रोतागण इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उनके दिमाग में भी जो प्रश्न आ रहे थे उनका भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जवाब दिया है और आगे भी अवेलेबल रहेंगे डॉक्टर साहब से। कांटेक्ट पॉइंट जो है डॉक्टर अनिल आर्य से हम ले सकते हैं, कभी भी कोई हमारे दिमाग में शंका हो, चुभा हो तो डॉक्टर साहब को हम तकलीफ दे सकते हैं। चलिए अंत में फिर सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं। मैं इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हम सबका मैं समझता हूं कि कर्तव्य बन जाता है कि केंद्रीय आर्य युवक परिषद के ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम में हम रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए अब हौसला बधाई करनी है, डॉक्टर अनिल आर्य इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 400 वेबिनार कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हमारा फर्ज यही है कि हम ऐसे कार्यक्रमों में रेगुलरली पार्टिसिपेट करें और हम सब मिलकर परमपिता परमेश्वर से भी यही कामना कि अनिल आर्य जी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें ताकि वो ऐसे ही आर्य समाज आर्य जगत की सेवा करते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सतीश नागपाल जी आके थे। हम एक भजन फिर उसके बाद आज के दिन शोभा बत्रा जी आप सुनेंगे क्या? रचना वर्मा जी एक भजन के लिए जो आना चाहे आ सकते हैं। शोभा बत्रा हाँ आइए ना, मैंने बोला नाम आपका, आइए। नमस्ते भाई साहब, कमला कराते हैं, सबको मौका मिलेगा। पहले शोभा बत्रा जी बोल लें फिर आपके देख फिर भजन ही भजन करे हारा तेरिया तू जान मालका, मैं ता सोच सोच करे हारा तेरिया तू जान मालका। किस धातु से पवन बनाया, किस धातु से पानी, किस धातु से पवन बनाया, किस धातु से पानी। कैसे की है तेज की रचना, भेद कहाँ से जानी। कैसे की है तेज की रचना, भेद कहाँ से जानी। कैसे रच दिया सूरज तारा, तेरिया तू जान मालका, मैं ता सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालका। कैसे की है बीज की रचना, कैसे वृक्ष बनाया। कैसे की है बीज की रचना, कैसे वृक्ष बनाया। कैसे पत्ते फल फूलों को नाना भांति सजाया। कैसे पत्ते फल फूलों को नाना भांति सजाया। कैसे फल विच रस तूने डाला, तेरिया तू जान मालका। कैसे फल विच रस तूने डाला, तेरिया तू जान मालका। मैं ता सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालका। नाना भांति जगत में प्राणी नाना शक्ल बनाए। नाना भांति जगत में प्राणी नाना शक्ल बनाए। मानव दानव देव धनुज नर नारी को एक कहाए। मानव दानव देव धनुज नर नारी कौन कहाए। कोई बन गया सुत कोई धारा, तेरिया तू जान मालका। कोई बन गया सुत कोई धारा, तेरिया तू जान मालका। मैं ता सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालका। बगला हंस बनाया उज्जवल काग कोयल काली। बगला हंस बनाया उज्जवल काग कोयल काली। लाल चोंच दीदी सुआ को पंखों में हरियाली। लाल चोंच दीदी सुआ को पंखों में हरियाली। कैसे मोर को खूब सजाया, तेरिया तू जान माल
माल का, कैसे मोर को खूब सजाया, तेरिया तू जान माल का, मैं ता सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान माल का। गन्ना मीठा तीखी मिर्च खारा नमक बनाया, गन्ना मीठा मिर्च है तीखी खारा नमक बनाया, इसी जमीन पर मीठा पानी भेद कहाँ से पाया, इसी जमीन का मीठा पानी भेद कहाँ से पाया, कोई मीठा कोई खारा, तेरिया तू जान माल का, कोई मीठा कोई खारा, तेरिया तू जान माल का, मैं ता सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान माल का। नमस्ते जी, समय देने का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बत्रा जी, बहुत सुंदर। आज के अध्यक्ष सुशील बाली जी जुड़े हुए हैं, तो आ जाएं। सुशील बाली जी आ रहे हैं। चलो सुनीता अरोड़ा जी आप सुना दो, तब तक आते हैं सुशील जी। आगे 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 आइए। सुशील बाली जी एडवोकेट, व्यस्त व्यक्ति हैं, आपका आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मार्गदर्शन। आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल भाषा में बड़े अच्छे तरीके से इस समर में कैसे अपने आप को, अपनी बॉडी को, हेल्थ को मेंटेन करना है, बड़ी अच्छी तरह से बताया। और उसके साथ साथ हमें इतने अच्छे सुंदर भजन भी सुनने को मिल गए। तो इस सब का श्रेय जो है केंद्रीय युवा परिषद को जाता है, अनिल आर्या जी को जाता है। तो मैं अनिल आर्या जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सबके साथ वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे बढ़िया कार्यक्रम जो है आगे आने वाले टाइम में भी चलते रहेंगे। अनिल आर्या जी से निवेदन है कि ये बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करते रहें और हम सबको आपस में जोड़ के आगे बढ़ते रहें और समाज का भी कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त सुशील बाली जी एडवोकेट, आप आर्यसवाद देवनगर करोलबाग के प्रधान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनीता अरोड़ा जी, फिर रेखा गौतम जी, 7 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा आज का भजन है, व्यर्थ समय न गवाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो, एक पल भी परमेश्वर नो दिल चो कदे ना बुलाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो, हक जीवन दा लेके आया दुनिया ते हर प्राणी, हर दिल अंदर प्रभु वसदाए सतपुरुषां दीवानी, दिल न किसे दा दुखाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो, मानव मानव एक बराबर ईश्वर दे सब बंदे, खुद गर्जाने आन बिछाए मज़बां दे सब बंदे, सब मतभेद मिटाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो, बंदा आया हो के रहेगा
परमेश्वर दा पाना जो मिलदाए वंड के खा लो जगतों की ले जाना कलियां कदे भी न खाया करो गीत प्रभु जी दे गाया करो गीत प्रभु जी दे गाया करो तुम भी मुसाफिर मैं भी मुसाफिर चिर तेरा हनेरी पथिक कहे जो मंजिल तेरी ओ यो मंजिल मेरी खुले अनुराह दिखाया करो गीत प्रभु जी दे गाया करो व्यर्थ समय न गवाया करो गीत प्रभु जी दे गाया करो एक पल भी परमेश्वर नो दिल चौंक दे ना बुलाया करो गीत प्रभु जी दे गाया करो। धन्यवाद भाई साहब समझने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद सुनीता अरोड़ा जी, रेखा गौतम जी हिसार से, हमने चांद्रा जी भी जुड़ी है, पूनम तेरेजा जी भी है, रचना वर्मा जी है। सबको सादर नमस्ते। प्रस्तुत है प्रभु भक्ति का भजन। जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे कहते हैं ये विद्वान कहते हैं ये विद्वान जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे कहते हैं ये विद्वान आलू सारा कुछ कहते हैं ये विद्वान खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी मगर क्या डर उसको जिसकी प्रभु हाथ में डोरी ताकत फीकी पड़ जाती है उस बलवान के आगे कहते हैं ये विद्वान सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे कहते हैं ये विद्वान कहते हैं ये विद्वान बड़े से बड़ा संकट भी उसे फिसला नहीं सकता बड़े से बड़ा संकट भी उसे फिसला नहीं सकता मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे कहते हैं ये विद्वान सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे कहते हैं ये विद्वान कहते हैं ये विद्वान बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में उसी के नाम की चर्चा अंधेरों में उजालों में सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे
कहते हैं ये विद्वान। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, कहते हैं ये विद्वान, कहते हैं ये विद्वान। वह सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, वह सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है। पथिक जीवन की राहों में कभी ना उदास होता है। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, कहते हैं ये विद्वान। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, कहते हैं ये विद्वान। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, कहते हैं ये विद्वान, कहते हैं ये विद्वान, कहते हैं ये विद्वान। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गौतम जी हिसार से। माता धन्यवाद। कमलनाथ जी आएगी विकासपुरी से। कमलनाथ जी आ रही है। माता ईश्वर देवी जी भी अलवर से। 4 भजन फिर शांति पाठ। परसों फिर मिलेंगे डॉक्टर रामचंद्र जी कुरुक्षेत्र के साथ। हाँ जी 13 से 17 तक 5 दिन छुट्टी रहेगी। नमस्ते जी। आओ जी माता ईश्वर देवी जी। हाँ जी, मैंने तो सोचा आज आपका सत्संग नहीं है, अभी चलाया तो देखा आपका था आज मंगलवार को। हाँ परसों होगा, फिर उसके बाद 5 दिन छुट्टी है। 13 दूध जा रही है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो 12 को भी होगा। एक सत्संग महिमा का भजन सुनाओ जी। कि प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में प्रेम की गंगा जो भी नहाए हो जाए वो चंगा। मल मल के हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत प्यारे। सुख शांति का फल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर से सब बदल गया है। अंदर से तू बदल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का तो फल है निराला, मन मंदिर में कर दे उजाला। कर जीवन को सफल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा। अवसर जाए ना निकल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल रे मना शुभ कर्म कमाले, इस अवसर से तू लाभ उठा ले।
देर न कर एक पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो मैसेज बहुत बहुत धन्यवाद माता ईश्वर देवी जी अलवर से, बहुत अच्छा बताया। अब आवाज आ रही है? आओ जी कमला जी बोलोगे खासपुरी से, आओ आवाज आ मेरा रही है। नेट चला गया था। कोई बात नहीं, आओ। राजेश मेहता जी जुड़ चुके हैं, प्रधान लाजपत नगर, उनका भी स्वागत है, वो भी तैयार रहे। आओ जी कमला जी पहले आ जाए। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। करूं मैं जब तेरी भक्ति, इसी को ही उचारा है। करूं मैं जब तेरी भक्ति, इसी को ही उचारा है। नहीं तो दूर है मुझसे, नहीं मैं दूर हूँ तुझसे। ये नैना बूंद कर अपने, मिले तेरा नजारा है। ये नैना बूंद कर अपने, मिले तेरा नजारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। तू ही माता पिता, तू ही गुरु भी है, तू मेरा ही। तुम्ही को याद करके मैं, वक्त अपना गुजारा है। तुम्ही को याद करके मैं, वक्त अपना गुजारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। छत्र छाया में मैं तेरी, बना अपना ठिकाना लूं। छत्र छाया में मैं तेरी, बना अपना ठिकाना लूं। बिठा कर गोद में अपनी, तू देता ही सहारा है। बिठा कर गोद में अपनी, तू देता ही सहारा है। यह सूरज चांद और तारे, खड़ी चोटी हिमालय की। ये सूरज चांद और तारे, खड़ी चोटी हिमालय की। जिधर जाए नजर मेरी, उधर तेरा पसारा है। जिधर जाए नजर मेरी, उधर तेरा पसारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। करूं मैं जब तेरी भक्ति, इसी को ही
प्यारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन। हमारे बीच में विजय लक्ष्मी जी भी है, ब्रजेश मेहता जी है, परवीना ठक्कर जी भी है, प्रतिभा आर्य जी। गुरुदुल अग्रवाल जी सुनाओगे आप? 2-3 दिन हो गए। गुरुदुल अग्रवाल जी, विजय लक्ष्मी जी, डालो 2-1 भजन फिर। हाँ जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। हाँ बोलिए ना, आइए। हाँ जी, ये मेरे अपने मन के भाव हैं जो मैंने एक भजन के रूप में लिखा है। मैं आप वही आपको सुनाऊंगी। दया कर ईश तू मुझ पर, तेरी भक्ति में रम जाऊं। दया कर ईश तू मुझ पर, तेरी भक्ति में रम जाऊं। कृपा कर दाता तू मुझ पर, कि भव सागर से तर जाऊं। कृपा कर दाता तू मुझ पर, कि भव सागर से तर जाऊं। विकारों दुर्गुणों को तू न मेरे पास आने दे। विकारों दुर्गुणों को तू न मेरे पास आने दे। सत्कर्म सद्व्यवहार मेरे जीवन में तू भर दे। सत्कर्म सद्व्यवहार मेरे जीवन में तू भर दे। दया कर ईश तो मुझ पर, तेरी भक्ति में रम जाऊं। कृपा कर दाता तू मुझ पर, कि भव सागर से तर जाऊं। भटकता हूँ मैं जन्मों से, नहीं विश्राम पाता हूँ। भटकता हूँ मैं जन्मों से, नहीं विश्राम पाता हूँ। छूट जाए ये सब बंधन, कोई राह तो दिखा दे तू। छूट जाए ये सब बंधन, कोई राह तो दिखा दे तू। दया कर ईश तू मुझ पर, तेरी भक्ति में रम जाऊं। कृपा कर दाता तू मुझ पर, कि भव सागर से तर जाऊं। बिताया व्यर्थ जो जीवन, उसे क्यों कर भुलाऊं मैं। बिताया व्यर्थ जो जीवन, उसे क्यों कर भुलाऊं मैं। पिला दो ज्ञान का अमृत, शरण में हूँ मैं अब तेरी। पिला दो ज्ञान का अमृत, शरण में हूँ मैं अब तेरी। दया कर ईश तू मुझ पर, तेरी भक्ति में रम जाऊं। कृपा कर दाता तू मुझ पर, कि भव सागर से तर जाऊं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विजय लक्ष्मी जी। परवीना ठक्कर जी, कुसुम भंडारी जी, जिनकी तैयारी आज है। कुसुम भंडारी जी आएंगे। हाँ जी,
सभी को मेरी नमस्ते जी। मैं अभी एक छोटा सा प्रभु भक्ति की नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख इंसान, के सब कुछ देख रहा भगवान, के सब कुछ देख रहा भगवान। दिखने में तुम भोले भाले, मुंह के उजले मन के काले, सूरत में इंसान मगर तू सीरत में हैवान, ये सब कुछ देख रहा भगवान, ये सब कुछ देख रहा भगवान। चाहे कितने यज्ञ तू कर ले, चाहे कितने पाठ तू पढ़ ले, बिना भजन भगवान के सारे साधन निष्फल जान, के सब कुछ देख रहा भगवान, के सब कुछ देख रहा भगवान। छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख इंसान, के सब कुछ देख रहा भगवान। क्यों अभिमान करे ये बंदा, तन का उजला मन का गंदा, अभिमानी है नाम प्रभु का, अभिमानी है नाम प्रभु का, खो देगा अभिमान, के सब कुछ देख रहा भगवान। छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख इंसान, के सब कुछ देख रहा भगवान। फिक्र न कर एक दिन आएगा, फिर तेरा सब खुल जाएगा, तेरे दिल से तड़प तड़प कर निकल जाएंगे प्राण, के सब कुछ देख रहा भगवान, के सब कुछ देख रहा भगवान। संग तेरे कुछ ना जाएगा, रो रो कर तू पछताएगा, संग तेरे कुछ ना जाएगा, रो रो कर तू पछताएगा, रह जाएगा पड़ा हुआ तेरा ये सामान, के सब कुछ देख रहा भगवान। छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख इंसान, के सब कुछ देख रहा भगवान, के सब कुछ देख रहा भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक गीत आज का अंतिम परवीना ठक्कर माता जी तैयार है शायद, आज स्वागत है। कर्म की जंजीर न तोड़ी, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करो जी। माता प्रवीणा जी आवाज नहीं आ रही। तू इस दुनिया में, अभी आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ जा जी, रही, बोलो। अच्छा जी, आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी। आया था तू इस दुनिया में जीवन ज्योति जलाने को, तज कर आया झूठे धंधे
प्रभु के दर्शन पाने को, पर पग फेरे नहीं उठते हैं प्रभु के दर तक जाने को। प्रभु भक्ति को दिल से भुला कर सच्चा रास्ता जोड़ दिया। गई जवानी आया बुढ़ापा, अब क्यों बैठा रोता है। बीत गई तो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। फल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीच जो बोता है। गंदे कर्मों में फंस कर अनमोल जन्म क्यों खो दिया। शाम सवेरे हर दम दिल में रहती तेरी माया है। सोना चांदी देख देख कर डोली तेरी काया है। अज्ञान का घोर अंधेरा तेरे तन पर छाया है। होके दीवाना इस दुनिया में प्रभु से मुखड़ा मोड़ लिया। कर्म की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रवीण ठक्कर जी। परसों वीरवार 12 तारीख को फिर मिलेंगे डॉक्टर रामचंद्र जी कुरुक्षेत्र के साथ 5 बजे। ध्यान रहे 13 को हम लोग देहरादून जा रहे हैं, 100 आदमी लेकर। हरिद्वार भी घुमाएंगे, एसी बसें जा रही हैं। कल उसके लिए 7 बजे इसी लिंक में मीटिंग होगी। जो बस में जा रहे हैं उनको रूट समझाने के लिए, सारी व्यवस्था समझाने के लिए, तो बस वाले कल 7 बजे जुड़ेंगे। कार्यक्रम परसों 12 को होगा। 13, 14, 15, 16, 17 4 दिन छुट्टी। 18 को फिर मिलेंगे 12 के बाद। चलो पहले 12 तो मिलते हैं। आइए प्रवीण जी। धन्यवाद। शांति वाट प्रवीण आ रही थी। बहुत सुंदर आज का डॉक्टर साहब का जो व्याख्यान था स्वास्थ्य के ऊपर, बहुत ही अच्छा रहा। गीत भी बहुत सुंदर प्रस्तुत किए गायकों और गायिकाओं ने। और शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। प्रवीण जी 1 मिनट बोल लूं मैं? प्रवीण हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी, बोलो। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने आज इतना एक्सप्लेन किया अच्छी तरह। मुझे लगता है आधा डॉक्टर तो मैं ही हो गया हूँ भैया। तो अनिल जी मेरी तरफ से माफी मांग रहे हैं डॉक्टर साहब से कि मैं आधा डॉक्टर चुका हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्यारा था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर श्री ब्रजेश मेहता जी, में लास्ट में नई दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रवीण जी। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परसों वीरवार 12 तारीख को 5 बजे मिलते हैं। सभी का धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।